Okay, so here now we are gonna discuss regarding some important parts of metallurgy. ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, पूरा प्रोसीजर समझा दिया, रिफाइनिंग के प्रोसीजर समझा दिए, इंडिविजुअल मेटल के साथ के प्रोसीजर समझा दिए। तो सर अब इम्पोर्टेंट क्या बचा है, आपके मन में आएगा ऐसा। तो अभी इम्पोर्टेंट क्या बचा है मैं समझाता हूँ कि मान लो सपोज मेरे पास एक मेटल है एम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बराबर, मेरे पास एक मेटल है एम जिसके लिए मेरे पास ए रिड्यूसिंग एजेंट है, बी रिड्यूसिंग एजेंट है, सी रिड्यूसिंग एजेंट है। बराबर, ए रिड्यूसिंग एजेंट इट रिड्यूसेस मेटल, बराबर, ये बनाएगा मेटल एट 1000 डिग्री सेल्सियस। बी वही काम कर रहा है अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस पे, और सी वही काम कर रहा है अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस पे। बराबर, तो मेरे लिए अब बात होता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए बी सी में मेटल के लिए सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर, कि विच रिड्यूसिंग एजेंट इज बेस्ट। तो नो डाउट हियर आई विल से कि ए जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यहाँ पे बेस्ट है, बिकॉज ए इट रिड्यूसेस दैट मेटल एट 1000 डिग्री सेल्सियस। बराबर, उसमें फ्यूल कम लगेगा, कॉस्ट कम जाएगा, बराबर, कम पैसे में मुझे मेटल मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ए 1000 पे, बराबर, रिड्यूस कर रहा है, बी 1500 पे कर रहा है, सी 2000 पे कर रहा है। फॉर दिस वी हैव अ प्रैक्टिकल डेटा। ऐसे हमारे पास सारे मेटल और रिड्यूसिंग एजेंट का एक पूरा प्रैक्टिकल डेटा है जो मुझे क्लियरली बताता है कि कौन सी मेटल के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है। समझा आपको मेरा बात? ठीक है, और उसे समझने के लिए मुझे मेटलर्जी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा सम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स, जो बताएगा कि रिएक्शन किस स्टेज पे कितना स्पॉन्टेनियस हो रहा है। ठीक है, आपने शायद थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। बराबर, तो जो मैं पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ उस पार्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। बराबर, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको क्या है क्या नहीं है। तो मुझे थर्मोडायनेमिक का एक टर्म है गिब्स एनर्जी। अर्लियर इट वाज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से पॉपुलर था, अब गिब्स एनर्जी हम बोलते हैं उसे। बराबर, वो मुझे समझना है अच्छे से कि व्हाट इज गिब्स एनर्जी एक्चुअली। तो गिब्स एनर्जी में इलेक्ट्रिकल वर्क डन में ऐसे डिफाइन करता हूं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बराबर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, वेर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। एफ का मतलब होता है फैराडे और ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। बराबर, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। बराबर, तो इस एनर्जी को मैं डेल्टा जी नॉट के नाम से बुलाता हूं। बराबर, और जो दूसरा फॉर्मूला है जो बेसिकली मैं यूज करूंगा वो है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। बराबर, where delta G naught is Gibbs energy of system, delta H is enthalpy of system, delta S is entropy of system और T is temperature। ठीक है, मैं वापस बोल देता हूं, डेल्टा जी नॉट क्या है? एनर्जी ऑफ सिस्टम, गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का गिब्स एनर्जी। बराबर, सिस्टम का गिब्स एनर्जी एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मैं आपको भी समझाऊंगा। डेल्टा एच का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। बराबर, अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, डेल्टा जी जो है वो सिस्टम के लिए है, डेल्टा एच सिस्टम के लिए है, डेल्टा एस सिस्टम के लिए। टेम्परेचर इज डिफाइंड फॉर सराउंडिंग।
बराबर, ये सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है, ये सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है, टेम्परेचर सराउंडिंग के लिए डिफाइन किया गया है, और डेल्टा जी नॉट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर सिस्टम। अब ये एनर्जी होती क्या है, मान लो मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूं कि डैड का जो इनकम है वो इनकम है एक्स अमाउंट, डैड का जो इनकम है वो है एक्स अमाउंट, बराबर। अब डैड उसमें से क्या करते हैं कि वाई अमाउंट वो सेव करते हैं, बराबर, वाई अमाउंट वो सेव करते हैं फॉर हिज फ्रीडम, फॉर हिज फ्यूचर, बराबर, वो अपने, बराबर, और अपनी वाइफ के लिए वो अमाउंट को सेव कर रहे हैं, बराबर, मतलब पापा मम्मी दोनों अपने लिए वो अमाउंट सेव कर रहे हैं, वाई अमाउंट। एक्स में से वाई अमाउंट जाने के बाद जो भी अमाउंट बच रहा है जेड, बराबर, दैट जेड अमाउंट इज यूज फॉर वर्क डन। हमारे घर में यही अमाउंट यूज होता है, बराबर, घर के कामों के लिए, यही अमाउंट यूज होता है घर के कामों के लिए। तो जेड क्या हो गया एक्चुअली, ये वो एनर्जी हो गई, गिब्स एनर्जी वो एनर्जी हो गई जो एक्चुअली यूज होती है, बराबर, सिस्टम में काम करने के लिए। और डेल्टा एच क्या है, एक्स टोटल एनर्जी सिस्टम की, वाई क्या है, सिस्टम की वो एनर्जी है, वाई किससे रिलेट हो रहा है, डेल्टा एच से, एक्स किससे रिलेट हो रहा है, डेल्टा एच से, जेड किससे रिलेट हो रहा है, डेल्टा जी से। अब समझो इसको, जेड वो अमाउंट है जो घर में यूज हो रहा है वर्क डन करने के लिए, तो डेल्टा जी वो एनर्जी है जो घर में यूटिलाइज होती है वर्क डन करने के लिए। प्रैक्टिकल वे में समझो, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इज दैट अमाउंट, एक टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वाई क्या है, इज दैट अमाउंट विच इज स्टोर्ड, तो एंट्रोपी स्टोर्ड एनर्जी है, फ्रीडम वाली एनर्जी है, बराबर। अब वो जो अमाउंट स्टोर होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आफ्टर रिटायरमेंट डैड एक्चुअली किधर रहना चाहते हैं। सपोज आप अगर ऐसा सोचो कि डैड को, बराबर, नई गांव में ही रहने का है, बराबर, तो उसके अकॉर्डिंगली ही विल स्टोर, बराबर, पर मंथ 10,000 रुपीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर मंथ 10,000 रुपीज। बट उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को इधर अभी नहीं रहने का है, मेरे को किधर छोटा सिटी में रहने का है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही विल स्टोर मंथली 15,000 रुपीज। ये 10,000 फर्स्ट केस में, सेकंड केस में मैंने 15,000 बोल दिया। बट उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे को कोई बड़ा सिटी में रहने का है, बराबर, तो 20,000 रुपीज के आसपास। बट मान लो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को इधर इंडिया में रहने का ही नहीं, मेरे को फॉरेन में शिफ्ट होने का है, अब्रॉड में शिफ्ट होने का है, बराबर, तो 50,000 रुपीज के आसपास। डॉलर का भाव ज्यादा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो अमाउंट है कितना स्टोर करना है, इट डिपेंड्स कि उनको कहां पे स्टे करना है आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो ये जो टेम्परेचर है ना, ये सराउंडिंग है एक्चुअली, बराबर, टेम्परेचर इसलिए हम सराउंडिंग का लेते हैं, आया आपको बात समझ में, उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी स्टोर होता है, समझा। तो ये एक्चुअली मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में समझाया कि ये सराउंडिंग के हिसाब से स्टोर किया जाएगा अमाउंट, क्लियर। तो आपको समझ में आया ये बात कि कौन सी बातें हैं इसमें, सारी एनर्जी जो है वो सिस्टम की है, खाली टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का है, क्लियर। यूनिट वाइज अगर देखोगे आप तो डेल्टा जी को मैं जूल में बोल सकता हूं, डेल्टा एच को मैं जूल में बोल सकता हूं, डेल्टा एस जो होता है वो जे बाई के होता है, यानी जूल पर कैल्विन, जूल पर कैल्विन, बराबर। और टेम्परेचर का कैल्विन, अगर डेल्टा एस में जूल पर कैल्विन मानता हो और टेम्परेचर कैल्विन मानता हो तो कैल्विन से कैल्विन कैंसिल हो जाएगा, बराबर, तो जूल में से जूल आप माइनस कर सकते हो। ये एक मैथमेटिकल रीजन हो गया वहां पे टेम्परेचर लेने का। और लॉजिकल रीजन मैंने आपको समझाया है कि डेल्टा एस क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है, तो मुझे एनर्जी स्टोर करना है, ये तो फिक्स है, बट कितना करना है, बराबर, उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर। यू गॉट दिस, क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया रिगार्डिंग डेल्टा जी कि व्हाट इज डेल्टा जी एक्चुअली। और विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी आई कैन चेक स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, with the help of delta G I can check spontaneity of reaction, बराबर। डेल्टा जी की हेल्प से मैं spontaneity of reaction चेक कर सकता हूं। For any reaction if the value of delta G is 0, I repeat,
for any reaction if the value of delta G is 0 it mean that reaction is at equilibrium, बराबर। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हैं आपको बात? रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो हियर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर मेरे पास किसी सिस्टम में डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है कि विच कैन अकर इट्स ओन, दैट इज व्हाट स्पॉन्टेनियस, बराबर। तो हमने क्या किया कि हमने डेल्टा जी नॉट एफ, बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर का, बराबर, एक ग्राफ बना लिया, बराबर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर का हमने एक ग्राफ बना लिया, बराबर। और वो जो ग्राफ है इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ एलिंगम डायग्राम। इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ एलिंगम डायग्राम। मतलब फॉर्मेशन का ग्राफ मतलब क्या हो गया कि मान लो मेरे पास मेटल है सॉलिड फॉर्म में, उसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बनाया, बराबर। ये मेटल ऑक्साइड बना, ड्यूरिंग द प्रोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बराबर। डेल्टा जी जो भी आया मैंने वो चेक किया अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, और उसको मैंने एक कर्व की फॉर्म, एक ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एलिंगम डायग्राम, बराबर। व्हाट इज एलिंगम, व्हाट इज दैट कर्व? तो इट इज ग्राफ, और यू कैन से इट इज अ कर्व ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, बराबर, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर, बराबर। तो ये रिलेशन बताता है आपको फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और टेम्परेचर का आपस में। क्लियर हुआ मेरा बात? आया समझ में पॉइंट? ठीक है, ठीक है। तो आपको समझा मीनिंग ऑफ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी से मैं क्या चेक करूंगा? किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी। अगर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पॉसिबल है, बराबर, मतलब अपने आप अकर हो सकता है। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन नॉन पॉजिटिव आती है वैल्यू, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आई रिपीट, if the value of delta G is 0 then reaction is at equilibrium. If the value of delta G is positive then it is non-spontaneous, and if the value of delta G is negative then it is spontaneous. ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये कर्व कंप्लीट करूंगा, ठीक है। एक बार में नहीं देख रहे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। तो मैं इसका सबसे पहला कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर। ये देखना ध्यान से। मान लो ये एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर प्लॉट किया है और ये एक्सिस पे मेरे पास डेल्टा जी एफ, बराबर। एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ज्यादा प्रॉपर वर्ड यूज करना है तो आप बोलेंगे गिव्स एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, बराबर। और ये जो गिव्स एनर्जी चेंज है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एट दिस स्टेज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एफ इज इक्वल टू 0। मतलब इस पॉइंट पे डेल्टा जी नॉट एफ की वैल्यू क्या है? 0 है। तो अभी एक बात तो अंडरस्टूड हो गई कि इसके नीचे यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी और इसके ऊपर वैल्यू पॉजिटिव होगी। यू गॉट दिस? समझा आपको मेरा बात जो मैंने बोला कि यहाँ पे नीचे की तरफ वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, बराबर, और ऊपर की तरफ जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं आपको एक कर्व बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे इसको। मान लो अगर कर्व ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है, बराबर, दिस इज अ कर्व, ठीक है। दिस इज योर पार्ट बी, बराबर, एंड हियर इट इज पार्ट ए। मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने इसको, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। ये सेक्शन पार्ट ए है, ये सेक्शन पार्ट बी है, बराबर, क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इन पार्ट ए
बराबर। ये जो डेल्टा जी नॉट एफ है ये किसके लिए है? दिस इज गिव्स एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो मैं बोलूंगा पार्ट ए में when metal solid form of metal react with oxygen it produces metal oxide, बराबर। and for this the value of delta G, बराबर, delta G F that is formation का value is negative, सही है। पार्ट ए में अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, फॉर्मेशन की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पार्ट ए में वैल्यू नेगेटिव है और पार्ट बी में वैल्यू पॉजिटिव है, बराबर, क्योंकि जीरो के लाइन के नीचे नेगेटिव, जीरो की लाइन के ऊपर पॉजिटिव। अगर मैं इस रिएक्शन को, आपको क्या इंटरेस्ट है? आपको मेटल ऑक्साइड बनाने में इंटरेस्टेड हो आप, या मेटल ऑक्साइड तोड़ने में इंटरेस्टेड हो? तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, हम इंटरेस्टेड है मेटल ऑक्साइड तोड़ने में, बराबर। मैंने आपको स्टार्ट में ही समझा दिया था कि मेरे पास मेटल आयन है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म है, बराबर, मुझे वो तोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ, बराबर। नाउ रिएक्शन इज रिवर्स्ड। रिएक्शन रिवर्स में क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड ब्रेक होके बन रहा है मेटल अलोंग विथ ऑक्सीजन, बराबर। और थर्मोडायनेमिक का रूल है कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स तो जो भी डेल्टा जी है, बराबर, उसका साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव, बराबर। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डू यू एग्री विद दिस? एंड इफ दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब क्या है कि इसका मेटल ऑक्साइड का थर्मल डीकम्पोजिशन इस पार्ट में पॉसिबल नहीं है। लेट मी वेरी क्लियर, बराबर। आपको समझा मेरा बात? मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ऊपर की तरफ, बराबर, तो ये स्पेस भी ना मैं यूटिलाइज कर लूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया मेरा बात? अब मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। पार्ट बी में देखो, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, बराबर, एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड डेल्टा जी एफ इज पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है। मैं मेटल ऑक्साइड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे मेटल ऑक्साइड तोड़ने में इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मैंने रिएक्शन को रिवर्स करके देखा, बराबर। मेटल ऑक्साइड ऑन डीकम्पोजिशन गिव मेटल अलोंग विथ ऑक्सीजन गैस, बराबर, मेटल अलोंग विथ ऑक्सीजन गैस, एंड फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, एंड इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस। आपको बात समझ रहा है मेरा? तब रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? स्पॉन्टेनियस बोलूंगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? मैं रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूं। क्लियर? दैट रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस इन विच पार्ट? ए पार्ट और बी पार्ट, यानी वो रिएक्शन कहां पे स्पॉन्टेनियस होगा? ए पार्ट में होगा या बी पार्ट में होगा? आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? तो इससे मुझे क्या समझ में आ गया कि मैं ऑक्साइड को ए पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकता, मैं ऑक्साइड को सिर्फ कहां पे ब्रेक कर सकता हूं? बी पार्ट में। मान लो अगर मैं, ये टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मैं मान लूं T नॉट, बराबर, दिस इज थर्मल, या ये मैं बोल रहा हूं इसको T नॉट टेम्परेचर। तो T नॉट टेम्परेचर में मैं क्या बोलूंगा कि बिलो T नॉट decomposition is not possible, decomposition of oxide is not possible, but above T naught decomposition, thermal decomposition of oxide is possible। आपको बात समझा मेरा? मतलब मेरे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ गया, दैट टेम्परेचर इज T नॉट, बराबर। तो मैंने उससे क्या समझा है कि T नॉट के नीचे यहाँ पे ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करना है तो टेम्परेचर हैज टू बी मोर देन T नॉट। क्लियर हुआ मेरा बात? आपको समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, कि इस सेक्शन में पार्ट ए में, बराबर, जब टेम्परेचर T नॉट के नीचे है तो ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्साइड की डीकम्पोजिशन का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट जब वही टेम्परेचर आगे बढ़ के बी पार्ट में आ जाएगा
तो उस समय उस ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन पॉसिबल है। तो पहले कर्व ने मुझे क्या समझाया कि कब ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन पॉसिबल होगा और कब ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया बात ना। और कुछ बातों को समझने के लिए नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सेकेंड कर्व। ठीक है, जैसे ये एक मान लो, बराबर, ये टेम्परेचर का एक्सेस हो गया और ये आपका डेल्टा जी नॉट एफ का एक्सेस हो गया, बराबर। गिव्स एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर। ये जो लाइन है, बराबर, दिस इज डेल्टा जी नॉट एफ इक्वल टू 0, बराबर। एक कर्व ऐसे दिया हुआ है, एक कर्व ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जहां पे आपको शार्प टर्न दिखाई देगा ना, शार्प टर्न का मतलब समझ रहे कि यहाँ पे ऐसे सीधा आ रहा था और अचानक से ऐसे हो गया, तो इट बेसिकली इंडिकेट, दिस पॉइंट बेसिकली इंडिकेट, ये जो पॉइंट है कि मेटल स्टार्ट्स मेल्टिंग, बराबर। वो जो मेटल है वहां पे मेल्ट होना चालू हो गया, बराबर। तो दिस इज फॉर सिल्वर ऑक्साइड, दिस इज फॉर मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड दिस इज फॉर जिंक ऑक्साइड, बराबर। अब अगर मैं पहले वाले ग्राफ का रेफरेंस लूं तो मुझे क्या समझ में आएगा कि ये जो नीचे का पार्ट है डेल्टा जी नॉट एफ के नीचे का, इस सेक्शन में डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है मेटल ऑक्साइड का। अगर उसे डीकम्पोज करना है तो उस पर्टिकुलर के लिए आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको टेम्परेचर बराबर मार्क करके बताता हूं। फॉर सिल्वर ऑक्साइड, बराबर, टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज T1। फॉर मर्क्यूरिक ऑक्साइड temperature required is T2 and for zinc oxide temperature required is T3, बराबर। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि decomposition of silver oxide takes place at T1 temperature और ये बन जाएगा silver along with oxygen gas, बराबर। mercuric oxide में अगर आप देखोगे तो takes place at T2 temperature mercury plus oxygen gas। zinc oxide के केस में it takes place at T3 temperature to give zinc along with oxygen gas. But practically, if you see the difference of these temperature, so T1 is less than T2 और T2 और T3 के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है, बराबर। ग्राफ से भी आपको रियलाइज हो रहा है कि T2 और T3 के बीच का डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा है, बराबर। तो ये जो तीसरा वाला T3 का प्रोसेस है ना, ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, थ्योरेटिकली आई कैन राइट इट, बट इंडस्ट्रियली ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फ्यूल। T3 टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी फ्यूल की वो काफी ज्यादा लगेगी, बराबर। तो मतलब वहां कॉस्ट ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगने की वजह से ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू में पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली मैं लिख सकता हूं, बराबर, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा, बराबर। समझा आपको मेरा बात। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जिंक ऑक्साइड कम टेम्परेचर पे हो जाए रिड्यूस, बराबर। तो जिंक ऑक्साइड कम टेम्परेचर पे रिड्यूस हो सकता है बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर। तो ग्राफ नंबर 2 ने मुझे क्या समझाया कि एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, बराबर। मेरे पास दो टाइप की मेटल ऑक्साइड है, बराबर। एक ऐसी मेटल ऑक्साइड है विच हैव लो डिसोसिएशन टेम्परेचर, बराबर, लो डिसोसिएशन टेम्परेचर, और एक ऐसी भी मेटल ऑक्साइड है विच हैव हाई डिसोसिएशन टेम्परेचर, बराबर। आप समझो बात को कि मतलब मेरे पास दो टाइप के ऑक्साइड है। एक ऑक्साइड ऐसे जिनका टेम्परेचर जो है, बराबर, जिनमें डिसोसिएशन टेम्परेचर इज वेरी लो, बराबर, एंड दे आर डायरेक्टली हीटेड टू ऑब्टेन मेटल। उनके लिए आप डायरेक्टली हीट कर दो, आपको मेटल मिल जाएगा। हाई डिसोसिएशन टेम्परेचर में ऐसा है, हाई डिसोसिएशन टेम्परेचर में कि दे आर नॉट डायरेक्टली हीटेड, बराबर। इनके लिए वी नीड सम रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बात समझ रहा है मेरा? वी नीड सम रिड्यूसिंग एजेंट।
मतलब दो टाइप की ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट किया जा सकता है टू ऑब्टेन मेटल, दूसरे ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट नहीं किया जा सकता। उनको हीट करने के लिए वी नीड सम रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? जो कम से कम टेम्परेचर पे उस ऑक्साइड को रिड्यूस करा दे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली हीट करूंगा तो वो प्रोसेस पॉसिबल तो होगा, बट जो रिक्वायर्ड फ्यूल है वो काफी ज्यादा होगा, तो मुझे वो नहीं करना है। कॉस्ट बहुत मैटर करता है इन सारी प्रोसेसेस में। क्लियर हो रहा है आपको मेरा बात? समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? क्लियर कि मैं क्या बोल रहा हूं करके? तो यहाँ के प्रोसेस में आपको यही ध्यान देना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है? एंड इफ यू रिमेंबर, तो जिंक ऑक्साइड के केस में हमने कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था स्टूडेंट्स। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू गिव जिंक अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, विद दिस कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर? और कार्बन के रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने की वजह से जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो भी होगा विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट, उससे तो कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा। बराबर? कम टेम्परेचर पे ही वो थर्मली डीकम्पोज हो जाएगा। तो आपको बेनिफिट समझा रिड्यूसिंग एजेंट का? जैसे मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली बोल रहा था कि T3 पे हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड टेम्परेचर विल बी लेस देन T3। आया समझ में बात मेरा? ठीक है? ओके, तो दो कर्व हो गए, दो कर्व डिस्कस कर लिए। ठीक है, तीसरा मैं अब बना रहा हूं। दिस कर्व इज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली। स्टूडेंट, दिस इज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर? देखिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, बराबर, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। बराबर? दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन विच कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तीसरा है रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड विच कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। बराबर? मैं इसको नाम दे रहा हूं ए, मैं इसको नाम दे रहा हूं बी, और मैं इसको नाम दे रहा हूं सी। ठीक है? तो ये तीनों के बारे में मैं एक एक करके पढ़ूंगा और समझूंगा कि इनका रोल क्या है, ये क्या एक्चुअली बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। बराबर? और ये टेम्परेचर। ठीक है? तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन, ए पार्ट। बराबर? या फिर ए कर्व। अब ए कर्व में क्या हो रहा है वो देखो। कार्बन सॉलिड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड। बराबर? बैलेंसिंग के लिए मैं हाफ यूज कर रहा हूं, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का भी फॉर्मेशन गैस फॉर्म में हो रहा है। ठीक है? तो मैं यहाँ के लिए कैलकुलेट करूंगा डेल्टा एन जी। बराबर? डेल्टा एन जी, डू यू रिमेंबर डेल्टा एन जी? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। बराबर? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस फेज। बराबर? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट in gaseous state minus sum of number of moles of reactant in gaseous state। जो भी gaseous प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें से gaseous reactant के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करना है। तो देखो, ये सॉलिड है, इसको तो कंसिडर ही नहीं करना है, ये गैस है हाफ है, और ये गैस है ये 1 है। ठीक है? तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट 1 है और रिएक्टेंट हाफ है, 1 माइनस हाफ। बराबर? यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। So here the value of delta Ng is positive। बराबर? डेल्टा Ng पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? डेल्टा Ng क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस। बराबर? इन गैसियस फॉर्म या गैसियस फेज ऐसे बोल दो। तो डेल्टा Ng अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंट्रोपी बढ़ रहा है। डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, देयरफॉर एंट्रोपी इंक्रीजेस और रैंडमनेस इंक्रीजेस। इसको कैसे समझोगे आप ऐसे समझो कि यहाँ पे पहले गैस का हाफ मोल था रिएक्टेंट में, अब गैस का 1 मोल हो गया, तो हाफ से गैस कितनी हो गई? 1 मोल हो गई, तो उसका रैंडमनेस बढ़ गया। बात समझा आपको? उसका रैंडमनेस क्या हो गया? बढ़ गया। और रैंडमनेस जब बढ़ता है, बराबर, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो मैं डेल्टा एस की वैल्यू को पॉजिटिव मानता हूं। बराबर?
रैंडमनेस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, शायद आपने ना सुना हो। बराबर, जैसे मान लो ये सॉलिड हो गया, बराबर, ये लिक्विड हो गया। सॉलिड के मॉलिक्यूल काफी क्लोज होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा क्लोज हैं, और ये गैस हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज्यादा है, गैस मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज्यादा है, सॉलिड में रैंडमनेस कम है। बराबर, रैंडमनेस का ही दूसरा नाम होता है डिस्टॉर्शन, जिसको मेजर करने के लिए थर्मोडायनेमिक ने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है एंट्रोपी। ठीक है, आपको तो जो यहाँ पे समझना है वो मैथमेटिकली समझना है। मैं आगे जो बोल रहा हूँ कि मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, जिसमें डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है। ध्यान देना, डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो डेल्टा जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, डेल्टा एच को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं और टेम्परेचर बढ़ रहा है डेल्टा एस पे। बराबर, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेल्टा एस के साथ ये जो प्रोडक्ट है, बराबर, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से टी डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा। डू एग्री विद दिस? समझ आ रहा है मेरा बात? अगर मैं डेल्टा एच का क्वांटिटी, जैसे मैंने एक्स मान लिया डेल्टा एच को, बराबर, पहले टी डेल्टा एस 5 था, अब मान लो टी डेल्टा एस बढ़ के 10 हो गया, तो पहले x में से 5 माइनस हो रहा था, अब x में से 10 माइनस हो रहा है। बराबर, अब x की वैल्यू को भी एक डिसाइड कर लो। बराबर, x की वैल्यू भी एक डिसाइड कर लो। मान लो x की वैल्यू 6 थी, बराबर, तो पहले 6 माइनस 5 1 आ रहा था, x की वैल्यू अभी भी 6 है, अब 6 माइनस 10 क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। मतलब जो वैल्यू डेल्टा जी का था वो धीरे धीरे वैल्यू डेल्टा जी का क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब आप बोलेंगे एक हिसाब से कि नेगेटिव होते जा रहा है। वही चीज है, देखो ये लाइन है मान लो जिस पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ऊपर, ध्यान देना, ऊपर, ये डेल्टा जी एफ के लिए ये ऊपर, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, धीरे 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 धीरे, देखो क्लियर हो रहा है बात, आपको समझ में आ रहा है? समझा आपको? तो धीरे धीरे वैल्यू क्या होती जा रही है, नेगेटिव होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो मैं बोलूंगा कि अगर टेम्परेचर में बढ़ाते जा रहा हूँ रिएक्शन में, तो टी डेल्टा एस बढ़ते जा रहा है, और टी डेल्टा एस बढ़ते जा रहा है तो डेल्टा जी डिक्रीज होते जा रहा है। आप क्लियरली समझ सकते हो यहाँ से। मान लो इधर टेम्परेचर 0 है तो उस समय डेल्टा जी की वैल्यू मैक्सिमम है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ग्राफ देखो, ये वाला कर्व देखो जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू से, देखो ये कैसे नीचे आता जा रहा है। क्लियर हो रहा है? मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से तो आप समझ ही सकते हो यार। बराबर, बी कर्व को मैं देखता हूं, बी कर्व, बराबर, बी कर्व को मैं कैसे देख रहा हूं कि ये मेरा बी कर्व हो गया, बराबर, जहां पे कार्बन सॉलिड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव CO2 गैस। बराबर, 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, डेल्टा एन जी का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। बराबर, डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 है, इसलिए डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या है, 0 है। बराबर, अगर आप इस सिचुएशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, बराबर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, आप टेम्परेचर कुछ भी ले लो, टी डेल्टा एस तो 0 ही रहने वाला है, पुट कर दो वैल्यू इसमें। बराबर, आपने डेल्टा एस 0 लिया हुआ है, टेम्परेचर आप 50 लो, मान लो अभी 500 है, इंटू 0, फिर मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा के ले लिया 700 इंटू 0, 900 इंटू 0, कुछ भी ले लो, वैल्यू तो हमेशा 0 ही आएगी ना, ये टर्म तो 0 ही हो गया। मतलब डेल्टा जी हमेशा डेल्टा एच के बराबर होगा। मतलब इस केस में टेम्परेचर से डेल्टा जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बराबर, तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो डेल्टा जी है दैट रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? बात समझा आपको मेरा? अब तीसरा पॉइंट सुनेंगे, थर्ड पॉइंट, सी कर्व। सी में क्या हो रहा है वो देखो, सी यानी ये जो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब एक हिसाब से देखा जाए तो जो लाइन, जो कर्व ऊपर से नीचे आ रहा था उसका स्लोप नेगेटिव है, जो लाइन पैरेलल एकदम रह गई उसका स्लोप 0 है, और जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, जो कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है उसका स्लोप पॉजिटिव है। तो देखो मैं उसे कैसे प्रूफ करता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस
टू गिव CO2 गैस। क्लियर हो रहा है बात? ये हाफ हो गया। तो अब यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालो जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म 1 माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट फॉर्म। तो ये 1 और ये हाफ यानी 1.5, तो 1 माइनस 1.5 तो ये आ गया माइनस 0.5। ठीक है, तो ये डेल्टा एन जी का वैल्यू आ गया नेगेटिव। अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू नेगेटिव है तो आप बोलेंगे कि देयरफॉर डेल्टा एस, बराबर, डेल्टा एस डिक्रीजेस, यानी रैंडमनेस कम हो गया। पहले ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स थे, ज्यादा रैंडमनेस थी, अब गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो रैंडमनेस कम हो गई। ऐसा सोचो। अगर इस केस में मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, आप देखना ध्यान से, टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं तो ये जो टी डेल्टा एस है, बराबर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो उसका फर्क क्या पड़ेगा टी डेल्टा एस के ऊपर? पहले आप ये सोच लो जरा, बराबर, मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है, आप ये सोच लो कि टी डेल्टा एस पे क्या फर्क पड़ रहा है। सोच लिया आपने? डेल्टा एस डिक्रीज का मतलब क्या है? डेल्टा एस नेगेटिव है, बराबर। अब डेल्टा एस नेगेटिव है, टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं तो ये वैल्यू क्या होगी? टी डेल्टा एस बढ़ता जाएगा। अब टी डेल्टा एस जो बढ़ेगा वो माइनस में बढ़ रहा है, तो ये माइनस और माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस, बराबर। मतलब वो टर्म जो है डेल्टा एच में ऐड होता जाएगा, डेल्टा एच में ऐड होता जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बराबर। और डेल्टा जी का वैल्यू बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ये कर्व भी तो वही बोल रहा है कि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेल्टा जी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। देखो डेल्टा जी का वैल्यू ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेल्टा जी का वैल्यू ऊपर जा रहा है। तो समझो इसको, मैंने कैसे समझाया? डेल्टा एस की वैल्यू मैंने बोली नेगेटिव है। मान लो पहले डेल्टा एस की वैल्यू -300 थी, बराबर, और आपने टेम्परेचर 500 रखा था, बाहर माइनस का साइन है तो 500 माइनस 300, बराबर, जो भी आता था माइनस और माइनस प्लस हो जाता। अब आपने ये टेम्परेचर 700 कर दिया, ये वैल्यू -300 है, बाहर माइनस का साइन है, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस रहेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले के कंपेयर में वैल्यू ज़्यादा ऐड हो रहा है ना। आपको समझा ये मैथमेटिकली पार्ट? क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है, तो ये तीन मेरे पास फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। एक जिसमें कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, एक जिसमें कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, और एक जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। इनका यूज मैं कैसे करूंगा, बराबर, ये तो मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझाया। इनका यूज मैं कैसे करूंगा वो आपको मैं समझाऊंगा कर्व नंबर 4 में। क्लियर हुआ मेरा बात? समझ आ रहा है कि कर्व नंबर 4 में मैं इसके बारे में समझाऊंगा। अब मैंने मेटल ऑक्साइड अलग लेके पढ़ा दिया, डिकम्पोजिशन, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट अलग से पढ़ा दिया। अब अगले कर्व में मैं मेटल ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को मिक्स करके साथ में पढ़ाऊंगा। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ दिस इज आवर कर्व नंबर 4, बराबर, जिसमें मैंने आपको एक रिएजेंट भी दिया है विच कन्वर्ट कार्बन इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर, और एक फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का भी लाइन है, जिंक ऑक्साइड का, वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं इसमें एनर्जीज प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे जो डेल्टा जी नॉट एफ है वो x1 है, यहाँ पे जो डेल्टा जी नॉट एफ है वो x2 है। एनर्जी x1 और x2 को क्लियरली देख के पता चल रहा है कि x1 इज लेस देन x2, बराबर, x1 जो है वो कम है, x2 जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं एनर्जी ले रहा हूँ ये x3 है, और यहाँ पे जो मैं एनर्जी ले रहा हूँ वो x4 है। x3 और x4 को क्लियरली पता चल रहा है कि x3 का वैल्यू कम है, x4 की वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर? ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये पूरे कर्व को दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ से, बराबर। मैं इसको पार्ट ए बोल रहा हूँ और इसको मैं पार्ट बी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, पार्ट ए में तो देखते हैं सबसे पहले पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए में देखो, ये x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये x1 रिप्रेजेंट करता है डेल्टा जी एफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? जिंक सॉलिड रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू गिव यू जिंक ऑक्साइड, दैट इज ZnO, बराबर, हाफ O2, एंड फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू इज x1, बराबर।
आप किस में इंटरेस्टेड हो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में या डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड में? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड में। तो आप इस रिएक्शन को तुरंत रिवर्स कर दो, ठीक है, आप इस रिएक्शन को तुरंत रिवर्स कर दो, बराबर। आप जैसे रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड विल गिव यू ऑन डीकम्पोजिशन विल गिव यू जिंक सॉलिड अलोंग विथ हाफ ऑक्सीजन गैस, बराबर। और ये जो वैल्यू है x1 ये बन जाएगी -x1। थर्मोडायनेमिक का रूल है कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स तो सामने जो भी उसका एंथैल्पी चेंज होगा उसका साइन, एनर्जी चेंज का साइन भी रिवर्स, बराबर। अब ये जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प ले रहा हूँ, कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये x2 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन सॉलिड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्लियर, बराबर। समझ रहे हैं आपको मेरा बात, कि कार्बन हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, बराबर। और फॉर दिस प्रोसेस द एनर्जी रिक्वायर्ड इज x2। ये प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज x2, ये पार्ट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो x2 है, ठीक है। तो हियर कार्बन इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, बराबर। इस पार्ट को जाने दें, ये पहला वाला रिएक्शन भूल जाए, मैं सेकेंड, बराबर, ये और ये इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा बोलो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन कैंसिल हो गया दोनों तरफ, बराबर। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन टू गिव जिंक अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, बराबर। जिंक सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। एक्चुअली मुझे यही तो रिएक्शन चाहिए था, जहां पे मैं जिंक ऑक्साइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, बराबर, क्या कर दूं, रिड्यूस कर दूं। मुझे ये देखना है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, बराबर, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या देखूंगा, दोनों एनर्जीज को ऐड कर दूं, -x1 प्लस x2। अब देख के बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, x1 की या x2 की? आंसर है x2 की एनर्जी ज्यादा है, आंसर है x2 की एनर्जी ज्यादा है, x2 का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे मेंशन किया था मैंने। अगर x2 का वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब इस पार्ट में, ए पार्ट में, बराबर, इस ए पार्ट में रिड्यूसिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड को, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, क्लियर एकदम। अब मैं दूसरे सेक्शन की बात कर रहा हूं, पार्ट बी की, जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन है उसके इस तरफ के पार्ट की। दिस इज माय पार्ट बी, ओके, दिस इज माय पार्ट बी, वेयर जिंक सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव यू जिंक ऑक्साइड, बराबर। ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन द एनर्जी रिलीज इज x4, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन द एनर्जी रिलीज इज x4, बराबर। अब दूसरा चीज, मुझे तो फॉर्मेशन में कोई, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, डीकम्पोजिशन में। मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तुरंत, जिंक ऑक्साइड विल गिव Zn along with half O2, Zn solid, half oxygen gas, बराबर, इट बिकम -x4, क्लियर, ठीक है। अब कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है तो कार्बन के लिए हो जाएगा सॉलिड प्लस हाफ O2 गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्लियर हो गया, बराबर। एंड दिस इज x3, दोनों को ऐड कर दो, हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू गिव जिंक अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, बराबर। यही रिएक्शन मुझे चाहिए था। दोनों की एनर्जीज चेक कर लो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, -x4 प्लस x3, कौन बड़ा है, x3 या x4? x4, तो साइन किसका आएगा, x4 का आएगा। x4 का साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है यहाँ पे, समझ रहे हैं आपको। अगर मैं इस टेम्परेचर को T4 बोल दूं, बराबर, तो मतलब बिलो T4 डीकम्पोजिशन नहीं हो पाया, बट अबो T4, बराबर, डीकम्पोजिशन इजीली हो गया,
आया समझ में? तो आपको ध्यान ये देना है कि रिड्यूसिंग एजेंट का जो लाइन है, बराबर, जो रिड्यूसिंग एजेंट का लाइन है वो नीचे रहना चाहिए, और आपका जो मेटल ऑक्साइड का लाइन है वो ऊपर रहना चाहिए। ये एक शॉर्ट में मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। इन दैट केस रिडक्शन इज पॉसिबल। देखो रिड्यूसिंग एजेंट, या ये वो इंटरसेक्शन है, ये वो पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर है जहां से रिड्यूसिंग एजेंट का लाइन नीचे आ रहा है, उस रिड्यूसिंग एजेंट का कर्व नीचे आ रहा है, बराबर, और मेटल ऑक्साइड का कर्व ऊपर जा रहा है। समझा? तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से डिटेल में समझाई। यही मुझे देखना होता है एलिंगम डायग्राम में भी, बराबर। आपको क्या देखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट की लाइन जब नीचे आ जाए उस पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के लाइन को, कर्व को, बराबर, ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है ये पार्ट, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट का लाइन, ये जो ऊपर दिख रहा है दिस इज योर मेटल ऑक्साइड। अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो दैट रिड्यूसिंग एजेंट कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, वो फिजिबल होगा। और जब तक रिड्यूसिंग एजेंट का लाइन ऊपर है, मेटल का लाइन नीचे है, प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। यू गॉट दिस? क्लियर हुआ मेरा बात आपको? हाँ, दिस इज और कर्व नंबर 5। कर्व नंबर 5 में आई एम एक्सप्लेनिंग कि आप कैसा रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना लाइन, दिस इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, बराबर। बाकी तीनों ब्लू कलर के लिए मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो एकदम स्ट्रेट है वो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड है, बराबर। ऐसे कर्व आपको देखे और पूछेगा कि कौन अच्छा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं आपको अगर बताऊं तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू गिव जिंक अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। आप अब देखते जाओ कि कौन सा कहां पे इंटरेक्ट कर रहा है, बराबर, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जिंक ऑक्साइड की लाइन दिख रही है आपको, ब्लैक कलर की जा रही है ऊपर की तरफ, और ये ऊपर से एक लाइन आ रहा है रिएजेंट का, कार्बन रिएजेंट का, कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। इस पॉइंट के बाद, इस टेम्परेचर के बाद जो मुझे चाहिए था वही हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट की लाइन नीचे आ गई और मेटल ऑक्साइड की लाइन ऊपर चली गई। तो मैं इस टेम्परेचर को नाम दे रहा हूं T1। और यहां पे इस टेम्परेचर के बाद, ये वाले टेम्परेचर के बाद, रिड्यूसिंग एजेंट का लाइन नीचे आ गया और अपने मेटल का लाइन ऊपर चला गया। तो मैं इसको नाम देता हूं T2 टेम्परेचर, बराबर। उसके लिए अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो वो रिएजेंट है मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर, जो Zn+CO2 बना रहा है। जो ZnO प्लस कार्बन का रिएक्शन है वो T1 टेम्परेचर पे हो रहा है, और जो CO का रिएक्शन है वो T2 टेम्परेचर पे हो रहा है, बराबर। एंड इफ यू कंपेयर ये दोनों पॉसिबल है, बट इफ यू कंपेयर T1 एंड T2 तो T2 का टेम्परेचर ज्यादा है, बराबर। तो मैं T2 को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ किसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ T1 को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा। आया समझ में? ऐसे ही हमने डिसाइड किया है Fe के केस में भी, बराबर। आप नोट्स में देखेंगे तो आपको ऐसा ही एक डायग्राम वहां पे मिलेगा, बराबर। जिंक का नहीं दिया होता इसलिए मैंने जिंक का यहाँ पे बना के दिखाया, Fe का। तो उसमें आप जब चॉइस देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो CO है वो Fe को 900 के आसपास के टेम्परेचर पे रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर मैं वही चीज कार्बन से कर रहा हूं तो वो 1200 के आसपास का टेम्परेचर लेता है। तो मतलब Fe के केस में, बराबर, अगर जिंक के केस में जैसे मैंने याद कर लिया कि T1 टेम्परेचर पे कार्बन रिड्यूस करा रहा है, तो कार्बन जो है अच्छा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर जिंक ऑक्साइड कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर। इन अ सिमिलर वे आप देखेंगे कि Fe2O3 के केस में, फॉर Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझा आपको बात? तो ये वाला आप एक बार रेफर करेंगे नोट्स में से। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका मेटलर्जी का, बराबर, एलिंगम डायग्राम का पार्ट, एलिंगम डायग्राम का प्रिंसिपल। ठीक है, पढ़ेंगे नोट्स में से, पढ़ेंगे जो पूरा बताया वो पूरा रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो वो पूछेंगे आप मुझे। ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात? चलो, बाय बाय एवरीवन।